Okay, this is the last class of chapter number 6, electromagnetic induction. तो यार हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, that is AC generator. तो कुछ 15-20 मिनट लगेंगे हमें इसे समझने में. So AC generator, first of all, हम सब ने देखा हुआ है अपनी जिंदगी में AC generator जब लाइट चली जाती है तो जिस चीज को हम चलाते हैं उसे हम commonly generator बोलते हैं. And to be very precise, this is AC generator because ये जो जनरेटर का मतलब जनरेट करना. AC इज ऑल्टरनेट करंट जनरेट करना. अगर मुझे इसका पूरा नाम लिखना है, सो दिस इज ऑल्टरनेट करंट जनरेटर. So this is a device which generates current, and the current which is generated is of the type alternate current. एक तुम्हारा छोटा सा सेल भी होता है जो हम रिमोट में डालते हैं, वो क्या करता है, वो करंट जनरेट करता है, वो डीसी करंट जनरेट करता है. लेकिन यहाँ पे जो एसी जनरेटर होगा वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा. द डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी इज डीसी की वेव्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. इसमें कभी ईएमएफ तुम्हारा नेगेटिव नहीं होगा, पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट योर वेव्स कैन गो लाइक दिस. इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. राइट? So to begin with, first of all, what is AC? AC is alternating current. और alternating current का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे चेंज हो सकता है. लेट्स से यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है 20 वोल्ट और यहाँ पे तुम्हारे पास नीचे आ रहा है -15 वोल्ट. फिर उसके बाद ऊपर तुम्हारे पास आ रहा है मान लो 40 वोल्ट. उसके बाद नीचे तुम्हारे पास आ रहा है -2 वोल्ट. इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन. जो हमारा एसी होता है, तो एसी के साथ में एक डब्बा लगा होता है, जो हमारे स्प्लिट एसी होते हैं ना, उसके साथ में तुमने देखा होगा एक बड़ा सा डब्बा लगा होता है. उस डब्बे पे कभी कभी वोल्टेज आती रहती है, 230 वोल्ट, 215 वोल्ट, 216 वोल्ट, कभी कभी बहुत कम होके वो 40 वोल्ट रह जाता है. दिस इज व्हाट इज वी कॉल एज वोल्टेज फ्लक्चुएशन. और ये इस तरह के करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को जो डिवाइस प्रोड्यूस करता है, उस डिवाइस का नाम है एसी जनरेटर. तो आज हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. सो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चलता कैसे एसी जनरेटर, हम घुमाते हैं ना उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको घुमाना पड़ता है और फिर उसके बाद वो अपने आप घूमता रहता है, उसमें हम मोटर लगा देंगे. सो व्हाट इट डज इज, एसी जनरेटर, डेफिनेशन लिख रहे हैं हम एसी जनरेटर की, इसके बाद हम सब देखेंगे इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन. So AC generator is a device that converts mechanical energy to electrical energy. मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हमें रिसीव होती है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इन द फॉर्म ऑफ AC. दिस इज व्हाट द डिवाइस इज. इस तरीके से ये काम करता है डिवाइस. और इसकी फंक्शनिंग जो होती है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली ये किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. अभी हम सारी थोड़ी देर में देखेंगे इसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. बट बिफोर दैट, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज. It's a device that converts mechanical energy into electrical energy in the form of AC, and it works on the principle of electromagnetic induction. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है, इसके 2-3 लॉज हैं. फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. उसमें प्राइमरली हमारे पास ये आ जाता है कि अगर किसी चीज में से, अगर किसी कॉइल में से हम फ्लक्स को चेंज करें,
तो एक ईएमएफ जनरेट होता है एंड दैट ईएमएफ इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम एसी करंट को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि एसी जनरेटर किस तरीके से बनाया जाता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो हमारे सामने जो स्क्रीन पे है एक डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एसी जनरेटर। नाउ एसी जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें यूज करना है, तो हमें क्या कुछ लेके आना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको बोलता है दैट ईएमएफ इज जनरेटेड, हमें ऑल्टरनेट करंट जनरेट करना है, राइट। हम इंटरेस्टेड है करंट जनरेट करने में, लेकिन करंट जनरेट करने से पहले हमें ईएमएफ जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईएमएफ जनरेट होगा तभी तो करंट जनरेट होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंगली ईएमएफ इज जनरेटेड व्हेनेवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर तुम ये बोल सकते हो व्हेनेवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह मैं लिख रहा हूं बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। मतलब कि हम ईएमएफ को जनरेट करने की कोशिश करेंगे बाय चेंजिंग वन ऑफ दीज वैल्यूज, इधर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया और कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया। मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट लिया, ठीक है, एक बहुत बड़ा हमने मैग्नेट लिया। ये तुम्हें साइज में काफी बड़ा दिख रहा होगा मैग्नेट, बिकॉज हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने लिए दो मैग्नेट के, और इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आने लग गई। सो नाउ हमारे पास पहली चीज आ गई, हमने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लिया। सो बीच में हमने रखी एक कॉइल। सो इसमें अभी कोई करंट वगैरह नहीं है फिलहाल, जस्ट ये एक नॉर्मल कॉइल है। इसको हम कभी कभी बोल देते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में इसको लिखते हैं आर्मेचर कॉइल। सो दिस इज रिटन एज आर्मेचर कॉइल। तो मतलब हमारे पास दूसरी चीज भी आ गई, हमारे पास एरिया आ गया। और तीसरी चीज हमारे पास cos थीटा, दैट cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो मतलब कि हमारे पास इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो चुका है, उसको हम बोलते हैं फाई। अब हमें ईएमएफ जनरेट करने के लिए फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। ईएमएफ जनरेट करने के लिए अगर हमें फ्लक्स को चेंज करना है, तो फ्लक्स चेंज करने के तीन तरीके हैं, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, या फिर हम एरिया को चेंज कर दें, या फिर हम कॉस थीटा को चेंज कर दें। सो हम एक एक करके चेक करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना आसान पड़ेगा। सबसे पहले लेट्स थिंक अबाउट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज करना पड़ेगा। कभी हम बड़ा मैग्नेट ले लेंगे, कभी छोटा मैग्नेट ले लेंगे, बड़ा मैग्नेट छोटा मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट छोटा मैग्नेट। लेकिन क्या ये हमें दिख रहा है कि ये प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो तुम्हारा एसी का जनरेटर होता है, उसमें कभी इस जगह पे दो मैग्नेट्स आ जाएंगे, कभी तीन मैग्नेट्स आ जाएंगे, फिर दो मैग्नेट्स आ जाएंगे, फिर एक मैग्नेट, फिर जीरो मैग्नेट, फिर दो मैग्नेट। वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, राइट। इसका मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट ही रखेंगे, क्योंकि इसे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। दूसरी चीज देखते हैं एरिया को चेंज करना। सो ये जो कॉइल हमने ली है, क्या इस कॉइल को हम इस तरीके से डिजाइन करें कि इस कॉइल का एरिया बढ़ता जाए या फिर कम होता जाए, पहले बढ़ जाए फिर कम हो जाए, बढ़ जाए कम हो जाए, इस तरीके से इस कॉइल का एरिया वेरी करता रहे। वंस अगेन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, राइट। क्योंकि तुम्हें इस तरीके की कॉइल डिजाइन करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें तुम्हें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज करनी पड़े कि कॉइल का एरिया अपने आप इंक्रीज और डिक्रीज होता जाए। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसलिए हम
एरिया को भी कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड वाली ये जो चीज है इसको भी हम कांस्टेंट रखेंगे, एक बार फिक्स हो गई तो हो गई। तीसरी चीज इज cos थीटा, एंगल बिटवीन दिस एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल को चेंज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉइल को घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। आई थिंक दिस इज इजी राइट। अगर हम एक जगह से पकड़ के यहां से इस डंडे में से इसको यहां से इस डंडे से पकड़ लिया और उस कॉइल को हमने घुमाना शुरू कर दिया, तो उसका एंगल कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। पहले 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। मतलब कि cos थीटा को चेंज करना बहुत आसान है, और cos थीटा को हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहेंगे, और उसी वजह से हमारा फ्लक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, और उसी वजह से हमारा ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, और वो इस ईएमएफ के जनरेट होने की वजह से कॉन्स्टेंटली हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता रहेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कॉइल के ऊपर यहां पे ना एक डंडा लगा देते हैं, और यहाँ पे इस डंडे के ऊपर हम लगा देंगे एक मोटर। तो ये किस तरीके का डंडा है, ये रोटेटिंग डंडा है। ओके, यू कैन से दिस इज अ रोटेटिंग थिंग। और यहाँ पे हम लगा देंगे इसके साथ एक मोटर। एक बार मोटर को हमने चला दिया तो ये डंडा घूमता रहेगा, डंडे के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा कॉइल है, कॉइल भी घूमता रहेगा। कॉइल के घूमने से हमें क्या फायदा हो रहा है, कॉइल के घूमने से हमारा cos थीटा कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है। लेट्स से इन द बिगिनिंग लेट्स से इन द बिगिनिंग ये जो एंगल है थीटा इज 0 डिग्रीज बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल। सो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। थोड़ी देर के बाद एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। फिर उसके बाद वंस अगेन एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। उसके बाद एक बार दोबारा से एंगल बन जाएगा 0 डिग्री, फिर दोबारा से एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब कि cos थीटा चेंज होता रहेगा। बिगिनिंग में cos थीटा वाज 1, फिर cos थीटा 0, फिर cos थीटा -1, फिर cos थीटा 0, फिर cos थीटा 1, फिर cos थीटा -1। मतलब कि तुम्हारा cos थीटा फ्लक्चुएट होता रहेगा इस तरीके से। तो कैन वी सी, क्योंकि cos थीटा 1 से लेके -1 तक चेंज हो रहा है, तो क्या हमें दिख रहा है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स की वैल्यू पहले पॉजिटिव होगी, फिर 0 होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर 0 होगी, पॉजिटिव होगी, 0 होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। So basically, your flux will be changing from positive to negative to positive to negative to positive to negative to positive to negative. अगर तुम्हारा फ्लक्स फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव इस तरीके से चेंज हो रहा है, देन ईएमएफ जनरेटेड will be changing its sign again and again and again and again. क्योंकि पहले तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, फिर तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नेगेटिव आएगा, फिर तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो ईएमएफ जनरेट होगा, दैट ईएमएफ जनरेटेड विल बी फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इससे जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट प्रोड्यूस्ड विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि तुम्हारा ईएमएफ साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा करंट भी साइन चेंज करेगा। ठीक है जी। सो अब हमारे पास इस ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाला जो डिवाइस है, ये एसी जनरेटर, इसमें तुम्हें दो चार चीजें और दिख रही होंगी नीचे, स्लिप रिंग्स और ब्रश और लोड। ये सब की बातें कर लेते हैं कि स्लिप रिंग, ब्रश और लोड, ये सारी चीजें क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब ये कॉइल घूमेगी, अब तुम बोल सकते हो कि ये कॉइल के साथ ये जो तार आ रही है ना, इस तार को हम सीधा ही कनेक्ट कर दें लोड के साथ। ये हमारा बल्ब है, बेसिकली लोड हमारा कोई भी बल्ब है जहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है। तो हम सीधा इस तार के साथ ही कनेक्ट कर सकते थे इस बल्ब को वायर से, लेकिन उसमें एक सिंपल सी प्रॉब्लम आ जाती, जैसे ये तार घूमती, तो जैसे ही अगर ये तार घूमती, कॉइल जब घूम रही है तो तार आपस में उलझ जाती ना। अगर हमने इसको सीधा कनेक्ट कर दिया इसके साथ और इसको सीधा कनेक्ट कर दिया इसके साथ,
तो जैसे ये कॉइल घूमेगा, लोड हमारा उछल के दूसरी तरफ चला जाएगा उधर, है ना। तो उस चीज को बचाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग्स लगाए हैं। ये यहाँ पे रिंग लगाया हमने, स्प्लिट रिंग। तो ये हमने किस तरीके से स्प्लिट रिंग लगाया कि जब कॉइल घूमेगा तो कॉइल के अंदर ये वायर इस तरीके से हमेशा स्प्लिट रिंग के साथ टच होती रहे। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंक्शनैलिटी है स्प्लिट रिंग की। सिमिलरली ये दूसरी हमने स्प्लिट रिंग लगाई है, ये इस तरीके से लगाई है कि जब ये कॉइल घूमेगी तो इसके साथ साथ ये हमेशा वायर इसके साथ कांटेक्ट में रहे। सिमिलरली हमने यहाँ पे दो ब्रशेस लगाए हैं, ब्रशेस का भी सेम पर्पस है। ये ब्रश क्या करता है, ब्रश कनेक्शन बना के रखता है। सो दिस ब्रश मेक्स श्योर कि ये जो हमारा सर्किट है, ये जो वायर है, ये हमेशा स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट में है। ओके, एंड दीज ब्रशेस आर मेड ऑफ कार्बन एंड स्प्लिट रिंग्स आर मेड ऑफ कॉपर। स्प्लिट रिंग्स हमें कॉपर की लेनी पड़ेंगी क्योंकि कनेक्शन बना के रखना है हमको, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अभी द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज, पहले हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और एरिया वेक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड्स, और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है। फिर हमने यहाँ पे एक रोटेटिंग रॉड ली, रोटेटिंग रॉड को हमने मोटर से कनेक्ट कर दिया और वो रॉड घूमने लग गई इस तरीके से। और जब रॉड घूमने लग गई, रॉड के साथ साथ ये कॉइल घूमने लग गई, और जैसे ये कॉइल घूमने लग गई, कॉइल घूमने की वजह से थीटा चेंज होना स्टार्ट हो गया। और जब थीटा चेंज होना स्टार्ट हो गया तो उसका मतलब कॉस थीटा चेंज होना स्टार्ट हो गया। कॉस थीटा चेंज होना स्टार्ट हो गया मतलब बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा चेंज होना स्टार्ट हो गया। बी ए कॉस थीटा चेंज होना स्टार्ट हो गया मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो गया मतलब कि ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। दिस इज द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। ओके, अगर तुम्हें थोड़ी सिंपलिस्टिक डायग्राम समझनी है इसकी, सो कुछ इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। सो यहाँ पे तुम्हारे पास मैग्नेट्स हैं, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही होंगी, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर हमने ये आर्मेचर कॉइल को इस तरीके से रखा। और आर्मेचर कॉइल में कभी कभी हम क्या डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर की का क्या पर्पस है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब कि अगर हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे ना रखा होता तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मान लो अगर 10 लाइंस जा रही थी, तो बिना सॉफ्ट आयरन कोर को रखे हुए इनमें से 3 लाइंस ही थी जो आर्मेचर कॉइल में से पास करती। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर को रखने का क्या फायदा हो जाता है, अब पूरी 10 की 10 लाइंस इस कॉइल में से पास करेंगी ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकें। इसलिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा करने से हमें क्या फायदा होगा, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर दिया तो हमारा फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, और फ्लक्स अगर हमने ज्यादा कर दिया तो उसके बाद जब फ्लक्स फाइनली 0 होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करना है, राइट। ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ज्यादा करने के लिए हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और उसी वजह से हम यहाँ पे बीच में रखते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सो दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। अब इस डायग्राम में, अब ये 2D में डायग्राम है, इस ये थोड़ा 3D में था तो समझना आसान था। अब 2D में हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे बीच में हमने कॉइल रखी है, और कॉइल को घुमाने के लिए यहाँ पे ऊपर एक रोटेटिंग रॉड हम लगाएंगे। ये रॉड घूमेगी तो कॉइल घूमेगा, और ये कॉइल को हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स के बीच में इंसर्ट कर दिया, और उसके साथ में हमने लगा दिए कार्बन ब्रशेस, और उसके साथ में हमने यहाँ पे ये सर्किट लगा दिया, और यहाँ पे तुम बल्ब लगा सकते हो जो जलेगा।
करेक्ट? So this is the construction and working of an AC generator. अब हम थोड़ा सा ना इसमें फॉर्मूलाज को समझते हैं कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा कितने टाइम में। तो मान लो हमने यहां पे एक मोटर लगा दी जो इस कॉइल को घुमा रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। एक कॉइल हमने यहां पे लगा दी विच इज रोटेटिंग, एक मोटर हमने लगा दी विच इज रोटेटिंग दिस कॉइल एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। सो सबसे पहले तो एक चीज बताओ, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये घूम रही है कॉइल, तो टी टाइम के बाद कितना एंगल ये कवर कर लेगी? सो वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा is the angle covered in time t. Angular velocity omega is the angle covered in time t. That means angle covered in t time would be equal to omega into t. Angle covered in any time t would be equal to omega t. This is the angle in any time t. ठीक है? एक नए पेज पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तुम सोच के देखो, शुरू में लेट्स से एट t equal to 0 seconds, angle between magnetic field and area vector is equal to 0 degrees. So t equal to 0 degree, angle between B and area is 0 degrees. That means cos of 0 will be equal to 1. Then at any time t, let's say at t equal to t seconds, angle would be between B and A. Angle covered would be what? Omega into t. तो हम चेक कर लेते हैं कि फ्लक्स में कितना डिफरेंस पड़ेगा। सो एट t equal to 0, your flux would be equal to B into A into cos of 0. That is equal to B into A. Simply B into A. ठीक है? So this is the flux in the initial position. और ये जो फ्लक्स है, समटाइम्स पता है क्या करते हैं वो लोग, ये जो हमने आर्मेचर कॉइल है ना, आर्मेचर कॉइल को जो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने वाउंड किया, कई बार इसमें एक से ज्यादा टर्न्स होती हैं हमारे पास। कई बार इसमें जो हमारे पास टर्न्स होती हैं वो एक से ज्यादा होती हैं। दैट इज, ये जो कॉइल हमने वाउंड किया वो कुछ इस तरीके से होती है। ये कॉइल कुछ इस तरीके से हम वाउंड करके रखते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे n टर्न्स हैं, तो हर टर्न के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा कितना? BA। सो यहां पे तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो n से टू फाइंड द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स वुड बी n into B into cos of 0, or you can say this is equal to n into B into A. This is the total flux in the beginning. Okay, this is the total flux in the beginning. फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद तुम्हारा जो कॉइल है वो थीटा एंगल घूम जाएगा, where theta is given by omega times t, where theta is given by omega times t. तो तुम सोच के देखो कि थोड़ी देर बाद कॉइल का क्या है ना, कॉइल इस तरीके से अपने आप को ओरिएंट कर लेगी जैसे हमारी डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। तुम ये मान के देखो, हम यहाँ पे करते हैं सारी कैलकुलेशन। तुम ये सोच के देखो दैट दिस इज द इनिशियल पोजीशन। इसको तुम इनिशियल पोजीशन मान के देखो, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द पोजीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स। सो इस केस में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और तुम्हारी कॉइल किस तरीके से रखी हुई है? हमने कॉइल इस तरीके से रखी हुई है। तो जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में लेट्स से इसकी n कॉइल्स हैं यहाँ पे, इस तरीके से n राउंड्स हमने कर रखे हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा यहाँ पे इस केस में, ये कितना हो जाएगा? B
into area of the coil into angle between the area vector and magnetic field is 90 degrees. So this is cos of 90 degrees. और इसकी यहाँ पे n turns हैं, then we can multiply this with n. So this is the total flux in the beginning. You can say this इस diagram के accordingly. Total flux in the beginning is n into b into a into cos of 90, which is equal to n into b into a into cos of 90. कितना हो जाएगा? 0. So this is total flux is 0 in the beginning. अब हम लगाते हैं t टाइम के बाद at टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड्स. टाइम इक्वल टू t सेकेंड के बाद टोटल फ्लक्स तुम्हारे में क्या डिफरेंस आ जाएगा? सो n इज द नंबर ऑफ राउंड्स, b इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने चेंज नहीं किया, a इज द एरिया, एंड दिस टाइम इट्स कॉस ऑफ एंगल कितना कवर हो जाएगा t सेकेंड में? एंगल हमने अभी कैलकुलेट किया था, t सेकेंड में एंगल कवर्ड वुड बी इक्वल टू ओमेगा t. सो दिस वुड बी कॉस ऑफ ओमेगा t. ओके, सो हमारे पास इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लक्स, यहां पे मैं इनिशियल और फाइनल लिख देता हूं. सो इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज 0 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज दिस. अब हमें देखना है कि t सेकंड में कितना EMF जनरेट हुआ. सो यू नो दैट EMF दैट इज जनरेटेड is given by negative of rate of change of flux. EMF is given by negative of rate of change of flux, which is equal to, this EMF is equal to negative of rate of change of flux की जगह हम क्या लिख सकते हैं? NBA into cos of omega t. ठीक है, एक नए पेज पे लेके जाते हैं इसको. So you can say EMF is equal to negative of rate of change of flux. और हमने देखा t टाइम में फ्लक्स कितना चेंज हो जाएगा? t टाइम में जो फ्लक्स चेंज हो गया दैट इज n into b into a into cos of omega t. ठीक है जी. इसमें से क्या क्या चीज t के साथ नहीं वेरी होगी? माइनस सिंबल को ऐसे लिख देते हैं. नंबर ऑफ राउंड्स सेम ही रहेंगी, b सेम ही रहेगा, एरिया सेम ही रहेगा. यहां पे हमारे पास क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ cos of omega t. और ये तुमने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ cos of omega t. रेट ऑफ चेंज ऑफ ddt of cos theta is minus sin theta. So this would be minus n into b into a. ddt of cos theta is minus sin theta into omega. So this finally gives you negative negative positive हो जाएगा, and this will finally give you n b a omega into sin omega t. This is the EMF that is produced. So EMF that is produced is NBA omega into sin omega t. तो तुम इसको मान लो कि ये NBA omega is the maximum value of EMF. So you can say EMF is equal to E naught into sin omega t, where E naught is the maximum value of EMF produced. So यहाँ पे जो तुम्हारी EMF produced होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी. Your EMF will vary from E naught to minus E naught. क्योंकि sin omega t की value will vary from 0 to 1 to -1 to 0 to 1 to -1 like this. और अगर तुम्हारा EMF produced is like this,
अगर हमें यहां से करंट निकालना है तो क्या हम इसको R से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स? अगर हमें ईएमएफ से करंट निकालना है, सो ईएमएफ से करंट निकालने के लिए अगर तुम इसको R से दोनों साइड डिवाइड करोगे, देन यू वुड बी गेटिंग दैट योर करंट एट एनी टाइम is equal to the maximum value of current multiplied by sine of omega t. That means अगर तुम्हें टाइम के साथ करंट जनरेटेड की वेरिएशन देखनी है, सो योर करंट जनरेटेड वुड बी, पहले वो ऊपर जाएगा फिर करंट नीचे जाएगा. बेसिकली इट्स द सेम वेव. इस केस में यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा आई नॉट और नीचे आ जाएगा माइनस आई नॉट. Okay, this is the construction and working of AC generator. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म. So this was chapter number 6, that is electromagnetic induction. तो अभी आज पूरा का पूरा दिन संडे, you can prepare this chapter and maybe even Monday you can prepare this chapter. संडे मंडे 2 दिन है तुम्हारे पास इसकी तैयारी करने के लिए. So Tuesday को 7:30 PM we are going to have a test of this chapter. Tuesday 7:30 PM. Okay. फिर उसके बाद from Wednesday or Thursday onwards we would be starting with chapter number 7, that is alternating current. उस चैप्टर का नाम ही है alternating current. चैप्टर नंबर 7 में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे that what alternating current is and how the circuits and inductor and capacitor and resistor works. ठीक है जी. So संडे मंडे तुम तैयारी करो, ट्यूसडे को हम टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7. सर टेस्ट सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव टेस्ट. सो 3 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और नॉर्मल एमसीक्यूज. ठीक है. बेसिकली दिस इज exactly how the pattern of your term 1 examination will